बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 अध्याय 13 गद्य खंड का पाठ है ये। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित उनका एक भाषण है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। कि प्रजातंत्रवाद क्या है। सबसे पहला तो ये देखिएगा कि प्रजा का तंत्र, क्योंकि उस जमाने में यदि बात करें कि पूर्व काल में ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ रहा, उसके बाद जो है ब्रिटेन का शासन जो है ब्रिटेन की रानी जो थी उसका यहाँ शासन रहा, उसके पहले राजतंत्र रहा, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन जब प्रजा का तंत्र आया, जिसे हमारी भाषा में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता का शासन जब आया वो प्रजातंत्रवाद के रूप में आया। लेकिन प्रजातंत्रवाद जो है उसके लिए उसको सफल कैसे बनाएं, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, इन बातों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार भाषण दिया। और उस भाषण का कहीं न कहीं ये जो अंश है ये वहां प्रकाशित होता है। देखिएगा कि भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान समिति के अध्यक्ष रहे, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, या यूं कहूं कि संविधान निर्माण में जिनका अहम रोल रहा है, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है महू। उस महू नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था और माता का नाम था भीमाबाई। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति रहे डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया। समता मूलक समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान उन्होंने दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ये रहे। कि इनकी जो यदि बात करें कि जातिगत जो भेदभाव थे समाज में, तत्कालीन समाज में जो जातिगत भेदभाव थे उनको लेकर के इन्होंने डटकर विरोध किया। और समता मूलक समाज का मतलब समानता वाला समाज, जहाँ एक दृष्टिकोण से देखा जाए, समान रूप से देखा जाए, ऐसे समता मूलक समाज और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री आप रहे हैं और संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत आपने करवाया है, अर्थात प्रारूप समिति के आप अध्यक्ष रहे हैं। आपकी यदि कृतियों को पढ़ा जाए, इनकी यदि कृतियों की बात करें तो इनकी कृतियों में जो है द कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियां, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे या हु आर द शूद्राज, शूद्र कौन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन linguistics states, the problem of the Rafiki, the evolutions of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste आदि। इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका पाठ परिचय देखिएगा कि पाठ्यपुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण में, मैम ने आपको पूर्व में ही बताया कि ये भीमराव अंबेडकर का एक भाषण है, उस भाषण को इसमें प्रकाशित किया गया है कि पाठ्यपुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें
भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। कि परिपक्व राजनीतिक मंथन क्या है? देखिएगा कि राजनीति का दो शब्द सबसे बड़े लिए जाते हैं। एक तो क्या होता है मंथन और दूसरा होता है चिंतन। मंथन सीटों के बंटवारों को लेकर के करते हैं, जातीय आधार के बंटवारों को लेकर के कहा जाता है, और चिंतन उसके फाइनल डिसीजन को कहा जाता है। तो भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उनको बेबाक उन्होंने अपने विचार रखे, बिना किसी डर के सबके सामने अपने विचार रखे हैं। प्रजातंत्र में क्या होता है कि सरकार जो है वो जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनके आधार पर ही प्रजातंत्र में सरकार बनती है। तो प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। जनता जो है उनसे प्रश्न पूछ सकती है, जनता उनसे बातचीत कर सकती है। कोई भी ऐसा काम होता है तो उसके प्रति समर्पित होकर के वो प्रश्न पूछ ही सकता है। तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। दूसरा देखिएगा कि यदि किसी के पास बहुमत है, यदि किसी के पास बहुमत है तो उस बहुमत वाली सरकार को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रति अधिक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्पमत हो तो उनकी कुछ ना सुने, उनके से भी हमें संवाद करना चाहिए, उनसे भी सुनना चाहिए। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो दूसरे देश हैं उन दूसरे देशों की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई। भारत में जो विधायिकाएं हैं जो कानून बनाती है उन विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही और संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। देखिएगा सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? सबसे पहला, यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ होगा, जो सत्ता का गलियारे में, सत्ता के गलियारे में जो सरकार पहुंचेगी, जो शासन व्यवस्था में सत्ता पे आरूढ़ हो जाएगा, उन्हें क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष लोगों के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड हो गए, हर 5 साल में चुनाव होंगे और 5वें वर्ष उनको जनता के पास जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। लोगों से लोग जो है उनसे पूछेंगे या उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके सम्मति से इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर 5 वर्ष बाद चुनाव होंगे। जो सत्तारूढ़ है उसको भी जनता के सामने जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमने जो काम किया है क्या आप उनसे सहमत हैं, और सत्तारूढ़ रहने दिया जाए ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, ताकि वे जो है उनके हितों का संरक्षण करें। यदि वो उन्हें जिताएंगे तो वो उनके हितों की रक्षा करेंगे, उनके सौभाग्य को बना सके और उनकी आरक्षा कर सके, कि उन्हें रक्षा का दायित्व निभा सके, उनकी रक्षा का जिम्मेदारी ले सके। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता, प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके, इस बीच के समय में कोई सरकार कुछ भी न कह सुन सके। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार निषेध किया जा सकता है, सरकार को भंग किया जा सकता है, बल्कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके, उन्हें रोकने की कार्रवाई की जा सके। पर यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं। क्या कहा कि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं है। एक आदमी बार बार शासन नहीं करेगा, वो जनता के पास जाएगा और जनता तय करेगी कि उसे वापस चुनना है या नहीं चुनना। जैसे मान लीजिए आप 15 मिनट के लिए सोचिए,
या 10 मिनट के लिए सोचिए या 1 मिनट के लिए सोचिए, समय कितना हुआ ये देखिएगा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आप ये अनुमान लगाइए कि जो है जनता में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए जा रहा है। 5 वर्ष के बाद वो पुनः जाएगा। जनता यदि उसको अपेक्षा करेगी, जनता उसे सहमत करेगी, तो वह पुनः जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। जैसे जनता ने भोपाल, आप एमपी की बात करते हैं तो जनता ने एमपी में 5 साल तक जो है बीजेपी सरकार को चुना। उसके बाद फिर दोबारा उसको चुना, फिर तीसरी बार उसको चुना और चौथी बार जो है सत्ता में कांग्रेस आई। लेकिन कहते हैं कि पारिवारिक लोगों को, परिवार की मुखिया को सजाना चाहिए, उसे साथ बिठाना चाहिए, उसे एक जगह बिठाना चाहिए। शायद मुखिया ऐसा नहीं कर पाए और वो जो है पारिवारिक लोग जो उनके थे वो छिटक करके चले गए। यही कारण हुआ कि उन्हें बेदखल करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं निषेधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पर यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं। ये शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इस अधिकार को लोकसभा भवन में चैलेंज किया जा सकता है। आप देखिए कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहेगी। विपक्ष, विरोधी पक्ष का मतलब देखिएगा, सदन में 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है सत्ता पक्ष जो बहुमत लेकर के प्राधित होता है, बहुमत से वहां बनता है, जिसके पास बहुमत होता है वो सत्ता पक्ष है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी सरकार जो है भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है, वो एनडीए की सरकार बहुमत की सरकार है। एक होता है विपक्ष। विपक्ष जो है वो यूपीए की सरकार है, जो अल्पमत होता है वो विपक्ष में बैठता है। अल्पमत सरकार विपक्ष में बैठती है। तो विपक्ष क्या होता है, वो एज ए विपक्ष आपने देखिएगा अगेंस्ट पार्टी क्या होती है, तो यूं कहूं तो विपक्ष एक चौकीदार होता है जो सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए काम का विश्लेषण करता है, अवलोकन करता है, उसमें कमी होने पर उसका कहीं न कहीं विरोध करता है। और वह सत्ता पक्ष जो है सदैव उसके हथौड़े के नीचे रहता है। हथौड़े के नीचे का मतलब वो उसके काम को देखता रहता है, कहीं भी कमी हो तो उसको उठाने का प्रयत्न करता है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है उन लोगों की दृष्टि में प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। जो सरकार की पार्टी में जो लोग नहीं है उन लोगों की दृष्टि में प्रत्येक जो कार्य सरकारी है उन कार्यों का भी औचित्य, वो क्या उचित है, ऐसा सिद्धीकरण आवश्यक है। आगे कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में, मेरी बुद्धि में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। इसमें क्या होता है कि हमारे देश में जिसकी सरकार आएगी उसको जो है सरकारी विज्ञापनों की आय प्राप्त होगी। सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान की जो सरकार है वो सरकारी न्यूज चैनलों पर वर्तमान सरकार के एड ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। विरोधी पक्ष का बहुमत कम है। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय साधन का नहीं बन सकता, वो किसी की आय के साधन नहीं बन सकता। जबकि शासक के दल जो है, शासक दल के सदस्यों के भाषण से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो शासक दल के सदस्यों के भाषणों से, जैसे मान लीजिए शासक दल का सदस्य ने भाषण दिया तो वो अग्रिम पंक्ति में होते हैं और विपक्ष जो होता है वो पीछे की साइड में होता है। तो प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या आप जानते हैं इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि विरोधी पक्ष के लिए कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नाते सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। विरोधी पक्ष को केवल स्थान नहीं है, उन्हें केवल स्थान ही नहीं दिया, उन्हें
अलग से उनकी जो है कार्य को चालू रखने के लिए उन्हें सरकारी सुविधा दी जाती है, वेतन दिया जाता है। उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, इसे कई सांकेतिक लेखक और दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है जिसमें वह अपना कार्य चलाता रहे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा एक देश है, वहाँ भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार सत्ता में बैठा हुआ विपक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग जो है वो सोचते हैं कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जो सरकारी नीतियों को देख सके, उस पर उंगली निर्देशित कर सके, उंगली उठा सके। यहाँ अभिप्राय यह है कि कोई ना कोई ऐसा चौकीदार चाहिए जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठ करके, विपक्ष में बैठ करके सत्ता के पक्ष को देखे। वर्तमान के परिदृश्य में भारत की स्थिति देखे तो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति ही अपने आप को चौकीदार मानता है और विपक्ष के बैठे हुए व्यक्ति जो है वो चौकीदार की भूमिका नहीं निभा पाते हैं। दूसरा, वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, इसीलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपए खर्च करना बेकार नहीं समझते। आज हमने भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित इस भाषण का कुछ अंश पढ़ा, शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।